जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा हाइड्रोलॉजी। सो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। तो पहले तो थोड़ा सा सिलेबस में बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है हाइड्रोलॉजी में। तो सिलेबस में जैसे हमारा चैप्टर वन बोल दो या थोड़ा सा बेसिक बोल दो, चैप्टर वन ही। तो चैप्टर वन में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस होगा, या बेसिक में भी मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात होगी। ये आपके आज के लेक्चर का टाइटल भी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन के बाद जो चैप्टर टू होगा हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन चैप्टर जब कवर हो जाएगा फिर हम बात करेंगे फैक्ट लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशंस, जिसको एब्स्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशंस, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशंस, कि जब बारिश होती है, जब प्रेसिपिटेशंस हो रही है, तो उसमें से लॉसेस किसको हम बोल रहे हैं। लॉसेस में जैसे हम यहां पर बात करेंगे इवेपोरेशन की, लॉसेस में हम यहां पर बात करेंगे आपके ट्रांसपिरेशन की। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, लॉसेस में हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन। और यहां पर डिस्कशन होगा हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, और इसके अंदर हम लोग डिप्रेशन स्टोरेजेस वगैरह भी इसी में कवर करेंगे। इनफिल्ट्रेशन और डिप्रेशन स्टोरेजेस, डिप्रेशन स्टोरेज और इंटरसेप्शन। डिप्रेशन स्टोरेज या इंटरसेप्शन, ये सब टर्म्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं, सब डिटेल में डिस्कस होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर फोर की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर फोर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट चैप्टर कवर करने के बाद इसके अंदर स्ट्रीम का डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, करंट मीटर का यूज करते हैं, एरिया वेलोसिटी मेथड्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसको। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करने के बाद फ्लड मेजरमेंट, फ्लड मेजरमेंट मेथड्स, फ्लड मेजरमेंट मेथड्स। फ्लड मेजरमेंट मेथड्स, फ्लड के मेजरमेंट्स मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं रैशनल मेथड की। रैशनल मेथड, कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, डिकेंस फॉर्मूला, राइव्स फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूलेज हैं कुछ, एम्पेरिकल फॉर्मूलेज। जैसे इसमें बात करते हैं हम हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले हमें हाइड्रोग्राफ भी डिस्कस करना है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब क्या होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ क्या है, तो ये सब डिस्कशन रहेगा। और उसके बाद इसमें एक मेथड और होता है दैट इज फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, गंबल्स मेथड, ये सब हम डिस्कस करते हैं। फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, दिस इज द योर फ्लड मेजरमेंट मेथड्स। फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर सिक्स, इसमें हमारा डिस्कशन रहेगा हाइड्रोग्राफ का। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ पानी का ग्राफ, हाइड्रोग्राफ। और फिर लास्ट हम बात करेंगे चैप्टर सेवन में फ्लड राउटिंग, फ्लड की राउटिंग कैसे की जाती है, फ्लड राउटिंग। एंड लास्ट जो रहेगा हमारे पास, अच्छा फ्लड राउटिंग में भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास
चैनल राउटिंग रहेगी, मस्किंगम अप्रोच वगैरह वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फ्लड राउटिंग में वो डिस्कशन होगा। और लास्ट जो डिस्कशन रहेगा इस टॉपिक का, दैट विल बी योर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक्वीफर्स, अनकन्फाइंड एक्वीफर्स, कन्फाइंड एक्वीफर्स की बात करेंगे, ओपन वेल, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, थीम्स थ्योरी, ड्यूपिस थ्योरी। तो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में सारा कवर होगा, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। तो ये हमने सिलेबस लिखा है। अब इस सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें इंपॉर्टेंस या वेटेज की बात करें कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक की वेटेज कम है, तो अगर हम उस पर स्टार मार्क करते हैं तो यहां पर सबसे पहले स्टार मार्क किया जाएगा प्रेसिपिटेशन पर, कि प्रेसिपिटेशन जो है आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो पहले हम 3 स्टार इस पे लगाएंगे प्रेसिपिटेशन वाले पे, दिस इज योर 3 स्टार टॉपिक। फिर लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन में भी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, तो यहां पर जो टॉपिक है आपका इनफिल्ट्रेशन इज योर 3 स्टार टॉपिक। इनफिल्ट्रेशन क्या रहेगा आपका, 3 स्टार टॉपिक रहेगा। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, उसके बाद फ्लड मेजरमेंट मेथड। फ्लड मेजरमेंट मेथड्स के अंदर रैशनल मेथड है, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज है। रैशनल मेथड आपका 3 स्टार टॉपिक रहता है, राइट। और यूनिट हाइड्रोग्राफ भी आपका 3 स्टार टॉपिक रहता है। फिर अगर आप बात करें हाइड्रोग्राफ, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ उसमें कवर हो गया, हाइड्रोग्राफ बेसिक है, उसके बाद ही यूनिट हाइड्रोग्राफ डिस्कस किया जाएगा, तो ये आपका 3 स्टार टॉपिक है। फ्लड राउटिंग बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ये आपका 3 स्टार टॉपिक है। तो दीज आर द 3 स्टार टॉपिक्स, राइट। अगर 3 स्टार टॉपिक है तो हमें इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी आपको कवर नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, बट यहाँ पर वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया किसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। तो पहले तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन हुआ है कि हम अपने हाइड्रोलॉजी में क्या क्या करने वाले हैं। तो दीज आर द सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट्स। चलो बात करते हैं। अब लिखने का मैं पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर पीडीएफ तो मैं आपको सर्कुलेट करूंगा ही, जैसे जैसे हम क्लास में लिखेंगे, तो मोस्टली चीजें तो हम क्लास में लिखेंगे, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको वर्बली बताऊंगा आपको ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो जहां पर भी वो चीजें होंगी तो आप वहां पर साथ में नोट कर सकते हैं, तो इसलिए अपने साथ नोट्स साथ में रखिएगा, अपने A4 साइज के पेपर साथ में रखिएगा। अगर कोई चीज मेरे को बतानी होगी तो आप वहां पर ऐड ऑन कर लेना, नहीं तो आपको नो ये जो पीडीएफ है वो तो मिलती रहेगी, बट कुछ ऐसी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, तो वो उसके लिए आपको पेन पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। चलो बात करते हैं हाइड्रोलॉजी, कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हाइड्रोलॉजी, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की, इस हाइड्रोलॉजी में हमें करना क्या है, हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है पानी, लॉजी का मतलब है स्टडी। लॉजी का मतलब है स्टडी, हाइड्रो का मतलब है पानी। तो सिंपली करने क्या वाले हैं, पानी की स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स हाइड्रोलॉजी का जो सिंपल मतलब निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ द वाटर। तो हाइड्रोलॉजी में हमें पानी की स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ वाटर, तो हमें पानी की स्टडी करनी है। अब हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है जिसमें आप पानी की स्टडी करने वाले हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अलग अलग प्रोसेस के बारे में पता लगेगा। जैसे हाइड्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ना इसको पढ़ने के तरीके की अगर मैं बात करूं, इसको आप एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, इसको आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर डोमेन्स इसके अलग अलग निकल कर आते हैं। अगर हम यहां पर हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट्स को एक एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जिसमें हम हमारा जो मेन पॉइंट रहता है वो ये है कि पास्ट में कितना फ्लड आया है किसी रिवर के अंदर, पास्ट में किसी लोकेशन पर कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है। तो अगर हम पास्ट डाटा के साथ ज्यादा कंसर्न रख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो इस अप्रोच को बोला जाता है साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी अप्रोच। तो हाइड्रोलॉजी को आप साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पास्ट डाटा के साथ बेसिकली कंसर्न रख रहे हैं। बट यहीं पर अगर आप हाइड्रोलॉजी को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, आपने हाइड्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर आप उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए 2 एस्पेक्ट्स हमारे पास है। तो एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, वन इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट, और सेकंड वन इज अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। सेकंड वी हैव अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, जिसको आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी भी बोल सकते हैं। दिस इज द अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं।
तो सेकंड एस्पेक्ट इज अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। तो इस हाइड्रोलॉजी को हम दो एस्पेक्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें ये पढ़ना है अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो है वो हमें क्या बताता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में हम जब बात करते हैं साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी की, तो यहां पर हम कंसर्न रखते हैं विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स। यहां पर हम कंसर्न रखते हैं विद एकेडमिक एस्पेक्ट। तो स्टडी ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ वाटर, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर, पूरा लिख लेते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर, इट इज द, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स, कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स, कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स, कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स। एकेडमिक एस्पेक्ट्स जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा, रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा, रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा। तो इट इज द स्टडी ऑफ द वाटर कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा। इसकी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट डाटा, इसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, है जिसको हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बोल रहे हैं। तो जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलॉजी को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम कंसर्न रखते हैं विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो हेयर स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ वाटर, या हेयर study of water is concerned, here study of water is concerned with engineering application, with engineering application, with engineering application. So here study of water is concerned with engineering applications of different water process, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस किसकी, डिफरेंट वाटर प्रोसेसेस की, ऑफ डिफरेंट वाटर प्रोसेस। जैसे प्रेसिपिटेशन की बात करो, जैसे बात करो आप सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करो, इवेपोरेशन की बात करो, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन। तो यहां पर डिफरेंट प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा डिस्कशन का, वो ये रहेगा, हमको ये वाली हाइड्रोलॉजी स्टडी करनी है, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। सो हाइड्रोलॉजी में हमने बताया कि हाइड्रोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पानी की स्टडी करने वाले हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द वाटर, जिसके दो एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं, एक साइंटिफिक एस्पेक्ट, एक अप्लाइड हाइड्रोलॉजी। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स का मतलब मैंने बताया कि इट इज द स्टडी ऑफ द वाटर दैट कंसर्न विद एकेडमिक एस्पेक्ट्स, कि यहां पर हमें रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट डाटा से ज्यादातर कंसर्न रहता है कि पास्ट में कितना फ्लड आया है, पास्ट में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, लाइक दैट। और अप्लाइड हाइड्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम स्टडी करते हैं पानी की या वाटर की विद दैट कंसर्न विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वाटर प्रोसेसेस, राइट, डिफरेंट वाटर प्रोसेसेस बोल दो, सोर्सेज ऑफ वाटर बोल दो, लाइक दिस। तो अब हमारा जो हमें ये स्टडी करना है, ये हमारा पॉइंट है, इसको हमें स्टडी करना है। तो हमारा जो सिलेबस है, इसमें भी हमने इसी की बात करी है, सिलेबस में भी हमने बात करी है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शंस, तो ये फिर इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं, फ्लड मेजरमेंट कर रहे हैं कि बारिश आ गई है तो फ्लड को कैसे मेजर करोगे, कौन कौन से मेथड्स है फ्लड को मेजर करने के लिए, फ्लड राउटिंग कैसे करेंगे, रिवर में पानी फ्लो कर रहा है अपस्ट्रीम सेक्शन पर, बारिश की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आया, तो जब वो फ्लो करके आगे आएगा तो यहां पर हमें कितना पानी मिलेगा, कितने पानी यहां पर फ्लो करके आ सकता है, और यहां पर जब हमें कोई रिजर्वायर वगैरह बनाना होगा तो उसकी कितनी कैपेसिटी यहां पे रखी जाए। अगर रिजर्वायर की कैपेसिटी हमने कम रखी है और पानी ज्यादा क्वांटिटी से फ्लो करके आ रहा है, तो हमें अलर्ट जारी करना पड़ता है। तो हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि वहां पर जो एरिया में, जो सराउंडिंग में जहां पर लोग रह रहे हैं, कि यहां पर फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप आसपास वाले एरिया को खाली कर दीजिएगा। तो ये मिटिगेशन वगैरह जब हम कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास पूरी एनालिसिस होती है, हमें ये स्टडी करना है। तो हमारा पॉइंट क्या है, इस चीज से डिस्कशन है। फर्दर हम ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जो कि हमारा सोर्स है और वाटर है, इसको हमें डिस्कस करना है। चलिए, तो आप बात करते हैं हाइड्रोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट की। तो हाइड्रोलॉजी में जब हम इसकी डेफिनेशन लिखें, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट, इन द हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट वी डील्स विद, इन दिस, बात कौन सी, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, राइट, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, इसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, दिस वी हैव अ सब्जेक्ट। नाउ इन दिस,
in this या it in this we deals with occurrence circulation and distribution of water. Occurrence, circulation and distribution of water. Occurrence, circulation and distribution of water. Distribution of water. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं यहां पर इन दिस वी डील विद अकरेंस, पानी के अकरेंस के बारे में कि पानी कहां कहां पर प्रेजेंट है, पानी की अकरेंस, उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। अगर हमें देखने को मिल रहा है कि पानी ओशंस में प्रेजेंट है, अकरेंस पानी ओशंस में प्रेजेंट है, तो वो ओशन से हमारे लैंड सरफेस पर कैसे आ रहा है, कैसे सर्कुलेशन हुआ। आपने बोला सर बारिश हुई है, बारिश कैसे हो गई, तो अकरेंस, सर्कुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्नो फॉर्म में कितना है पानी, लिक्विड फॉर्म में कितना है, तो अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, पानी का। तो हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है यहां पर हम बात करते हैं पानी के अकरेंस के बारे में, पानी के सर्कुलेशन के बारे में, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन, in this we deal with occurrence, circulation and distribution of water on the earth कि हमारी अर्थ के ऊपर पानी का अकरेंस, पानी का सर्कुलेशन और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो यहां पर हम इस चीज की स्टडी करते हैं। अगर आपको ये पता है कि पानी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, अगर आपको इस चीज की जानकारी हो गई, अगर आपको ये पता है कि पानी का अकरेंस कहां कहां पर है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो यहां से आप कोरस्पोंडिंगली डिजाइनिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास एक सोर्स है, लेट अस सपोज कि आपके पास सोर्स ऑफ वाटर रिवर, तो मान लो कि एक रिवर यहां पर फ्लो कर रही है और इस रिवर में जब ये रिवर फ्लो कर रही है, हम आपको प्लान व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आप रिवर को ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज अ प्लान व्यू, टॉप व्यू है आपका। तो जब ये रिवर फ्लो कर रही है तो इस रिवर में जब मान लो बारिश की वजह से जब पानी फ्लो हो रहा है, तो कितने बारिश हुई, बारिश की वजह से कितना पानी फ्लो करके आया है, तो ये अगर आपने पता लगा लिया, इसकी मेजरमेंट्स आपने कर लिए कि बारिश हुई, बारिश की वजह से पानी फ्लो करके आया, तो कितना पानी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिल रहा है, कितना पानी फ्लो करके आ रहा है। उसके बाद जब ये पानी आगे जाएगा तो मान लो ये रिवर यहां तक आ रही है, तो इस पॉइंट पर ये कितना पानी हमें यहां मिलेगा। फर्दर इस पानी को हम फर्दर किसी भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी कम्युनिटी में पानी की सप्लाई करनी हो या इरिगेशन पर्पज के लिए पानी की सप्लाई करनी हो, तो डिफरेंट पर्पजेस निकल कर आएंगे, तो हम उसके कोरस्पोंडिंग आगे की डिजाइनिंग इजिली कर सकते हैं। तो अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में हम बात करते हैं पानी के अकरेंस, पानी के सर्कुलेशन और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। अब पानी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है सर, पानी का अकरेंस या पानी के सर्कुलेशन को अगर हमें समझना हो तो उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। तो अगर हमें पानी के अकरेंस को स्टडी करना है, पानी के सर्कुलेशन को स्टडी करना है, तो यहां पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की स्टडी की जाती है जो आपकी हेल्प करती है पानी के अकरेंस और सर्कुलेशन को समझने में, इसको समझने में कि पानी का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। तो यहां पर टर्म आती है हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी पानी का साइकिल, तो आप इसको वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एग्जाम में नोमेनक्लेचर्स कई बार यूज कर लेता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल दो या पानी का वाटर साइकिल बोल दो। तो यहां पर ये साइकिल आपकी कैसे हेल्प करता है समझने में, किस चीज को समझना है, पानी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, पानी की अकरेंस कहां कहां पर हो रही है। तो इन ऑर्डर टू एनालाइज इन ऑर्डर टू एनालाइज इन ऑर्डर टू एनालाइज occurrence in order to analyze occurrence comma circulation in order to analyze occurrence comma circulation and storage of water in order to analyze occurrence, circulation and storage of water in order to analyze occurrence, circulation and storage of water, hydrological cycle is analyzed. Hydrological cycle is analyzed या in order to analyze से अच्छा आप यहां पे लिख लीजिएगा in order to understand, इसको समझने के लिए in order to understand occurrence, circulation and storage of water, water cycle is analyzed. वाटर साइकिल को एनालाइज किया जाता है। तो ये साइकिल आपकी हेल्प करता है
पानी के सर्कुलेशन के बारे में, फिर पानी का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, पानी की अकरेंस और पानी की स्टोरेज। इस चीज को आप वेरी इजीली इस वाटर साइकिल से समझ सकते हैं। अब ये क्या है वाटर साइकिल? साइकिल तो पता है आपको, एक पॉइंट से चलोगे दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हो, दिस इज द साइकिल। एक पॉइंट से चलकर दोबारा उसी पॉइंट पर आना, दिस इज द साइकिल। और वाटर साइकिल क्या है? तो केवल पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी एक पॉइंट से चला और दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया, दैट इज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो है हमारे नेचर में अगर हम बात करें तो वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो फिनोमिना है, अगर आपको उसको समझना है तो समझने के लिए हम एक बेस लेकर चल रहे हैं। और जो बेस हमारे पास है, जो रेफरेंस हमारे पास है, वो है हम मान के चल रहे हैं अपने ओशंस को। जरूरी नहीं है कि वाटर साइकिल आपका ओशन से स्टार्ट होगा, यस को जरूरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वाटर साइकिल यहां से शुरू हुआ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ भी आ जाएगा, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे ओशन से। अब बिल्कुल फोकस रखना एक एक पॉइंट पर, कैसे काम चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कैसे समझा जा रहा है। जब हम बात करते हैं हमारे ओशंस की, दैट इज आवर वाटर बॉडी, हमारे पास एक वाटर बॉडी है ओशंस। और इस ओशंस में जो है पानी प्रेजेंट है और लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली वो दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली उसमें मूवमेंट चलती रहती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहां पर ओशंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली कुछ मोशंस में रहते हैं। अब पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बना के रखा हुआ है, पार्टिकल्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बना के रखा हुआ है, दैट इज द कोहेशन बॉन्ड। कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोहेशन बॉन्ड होता है। और इसमें अगर सोर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे जो कि होते हैं ओशंस में, तो उनके साथ भी बॉन्ड बनता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि पानी के साथ बॉन्ड भी बना के रखा हुआ और पार्टिकल मोशन में भी है। अब किसी भी रीजन की वजह से मान लो कि पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, किसी भी रीजन की वजह से, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। एक रीजन मान के चलते हैं यहां पर सन की रेडिएशंस, क्योंकि अर्थ पर जो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा वो हमारा सन ही होता है। तो सोलर रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली यहां पर आ रही है हमारी अर्थ सरफेस पर। तो सन से जो भी रेडिएशंस हमारी ओशंस में आ रही हैं, तो इन ओशंस में जो मोलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिल रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उनको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई कि अब वो क्या कर रहे हैं, इस ओशन से एटमॉस्फेयर में जंप मार जा रहे हैं। उनको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनकी हो गई, इतना फास्ट वो मूव करना शुरू कर दे रहे हैं कि अब ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जंप मार जा रहे हैं। और यहां पर ये जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो यहां पर एयर प्रेजेंट है, वो कॉन्टिन्यूसली इन मॉलिक्यूल्स को अपने पास होल्ड कर रही है। तो कॉन्टिन्यूसली यहां पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और इस एयर में मॉलिक्यूल्स आके स्टोर हो जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो पानी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में सन से रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली इसके मिल रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई। एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जब ये सर्टेन एनर्जी को क्रॉस कर लेंगे, सर्टेन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब ये सर्टेन एनर्जी को क्रॉस कर लेते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, अब एटमॉस्फेयर में जंप मार जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब ये एयर इन वेपर्स को होल्ड कर रही होती है। अब हर एक एयर की अपनी कैपेसिटी होती है वेपर्स को होल्ड करने की। तो ये एयर में कॉन्टिन्यूसली वेपर्स को देखने को मिलेंगे, तो वेपर्स का कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा और ये वेपर्स एयर में स्टोर होते रहेंगे। अब विंड के इफेक्ट की वजह से या एयर मूव कर रही है, अगर ऊपर की तरफ एयर राइज कर रही है ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी इन वेपर्स को भी अपने साथ ऊपर लेकर जाएगी। तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ऊपर जाते जाते एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहां पर जितना भी वेपर्स था, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है तो वेपर्स कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई है वेपर्स को कंडेंस होने के लिए, टेम्परेचर कम हो गया है तो ये जितना भी वेपर्स बना हुआ था ये सारे के सारे वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं पानी की बूंदे बन गई। तो ऊपर जब ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनी तो छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में भी कंबाइन हो जा रही हैं। तो छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन हो जा रही है, बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो ऊपर जाके क्या फॉर्मेशन हो गया, हमने बोल दिया क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो जब यहां पर वेपर्स का फ्लो हुआ, एयर की मूवमेंट हुई अपवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद वेपर्स कंडेंस हो गए हैं, तो यहां पर ऊपर जाके हमने बोला क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन यहां पर हुआ तो ड्यू टू विंड एक्शन कुछ क्लाउड्स मूव करके हमारी लैंड सरफेस पर आ गए हैं और कुछ क्लाउड्स यहीं पर रहे, ओशंस के ऊपर ही रहे। तो कुछ क्लाउड्स की मूवमेंट हो गई है, कुछ क्लाउड्स हमारे यहीं पर है, यहीं पर स्टे कर रहे हैं।
तो जब इन क्लाउड्स की मूवमेंट हुई यहां पर क्लाउड्स और कुछ क्लाउड्स यहां पर है, अब क्या हुआ, मान लो यहां पर मूवमेंट हुई, यहां पर क्लाउड्स आ गए हैं जिसके पास मोलिक्यूल्स थे, जिसके पास मोलिक्यूल्स थे, पानी के मोलिक्यूल्स थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जब छोटी छोटी पानी की बूंदें आपस में मिक्स हो गई हैं, बड़ा पार्टिकल बना, तो यहां पर अब क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से अब ये पार्टिकल नीचे आएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है। एक जनरलाइज टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज द प्रेसिपिटेशन। एक जनरलाइज टर्म होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि ऊपर मान लो अभी हमने बोला कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, तो ये वेपर्स कंडेंस हो गया लिक्विड फॉर्म में। अब ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाए कि वेपर कंडेंस हुआ लिक्विड से, और लिक्विड के बाद ये कंडेंस हो, लिक्विड के बाद ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर हम अभी ये बोल रहे हैं कि ऊपर आपको जो वेपर्स, जो ऊपर जो आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं, वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं। तो पानी किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, एटमॉस्फेयर से पानी जब सरफेस के ऊपर आएगा किसी भी फॉर्म में, उसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन एक जनरलाइज टर्म है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही क्या होती है, द ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, पानी किसी भी फॉर्म में अगर अर्थ की सरफेस पर पहुंच रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस फिनोमिना को नाम दे देते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको बोल देते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। अब मान के चलते हैं कि अभी जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, लेट अस सपोज वो रेनफॉल की फॉर्म में हो रहा है। अभी मान के चलते हैं कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की फॉर्म में हो रहा है, मान लो बारिश हो रही है। अब जब रेनफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हुआ, तो जब ये बारिश हो रही थी, तो रास्ते में से कुछ पानी इवेपोरेट कर जाएगा सन की रेडिएशंस की वजह से। तो रास्ते में से ही कुछ पानी इवेपोरेट कर गया है, रास्ते में से कुछ पानी इवेपोरेट कर गया है, और कुछ पानी फिर सरफेस के ऊपर आएगा। ना पहला क्वेश्चन आया एक माइंड में, पहला क्वेश्चन ये आया कि सर जब ओशन से इवेपोरेशन हुआ और क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो सारा क्लाउड्स तो मूव नहीं किया, सिर्फ कुछ ही क्लाउड्स मूव हुआ है, बाकी क्लाउड्स तो यहीं पर है। और ये जो क्लाउड्स यहां पर स्टे कर रहा था, ये यहीं पर क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। ये क्लाउड्स यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सिर्फ कुछ ही क्लाउड्स आगे जा रहे हैं और वो यहां पर लैंड सरफेस पर आकर क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। फिर जब क्लाउड्स यहां पर प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स तो रास्ते में से इवेपोरेट हो गए हैं। और जब पानी सरफेस के ऊपर आएगा, हमारी अर्थ सरफेस पर पानी आएगा, तो हमारी अर्थ सरफेस पर अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट है। फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स प्रेजेंट है, रोड्स हैं, लाइक वेजिटेशन कवर है, ये सब पेड़ पौधे वगैरह है। तो फीचर्स बोलते हैं इनको। फीचर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल फीचर्स भी हो सकते हैं। तो जब ये रेनफॉल, जब ये पानी हमारी सरफेस पर आएगा, तो सबसे पहले ये पानी इन फीचर्स के ऊपर जाके इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे हमारे घर की छत पे पानी रुक गया है, पेड़ पौधों के ऊपर पानी रुक गया, तो कुछ पानी क्या हो जाएगा, इन फीचर्स के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब है वो पानी जो कि इंटरसेप्ट कर लिया गया है। किसने किया है, फीचर्स ने इंटरसेप्ट किया है। इस फिनोमिना को बोल देते हैं इंटरसेप्शन, कि वो पानी इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज द इंटरसेप्टेड वाटर। आपकी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर जो पानी इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्टेड वाटर है वो आपका, फिनोमिना का नाम दिया हमने इंटरसेप्शन। फिर बाकी पानी कहां जाएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। अब जब सरफेस के ऊपर पानी आया, जब सरफेस के ऊपर पानी आया, तो हमारे पास जो सरफेस है, अगर सोइल सरफेस हमारे पास है, सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वॉइड्स प्रेजेंट होती है। तो इस पानी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सोइल की वॉइड्स होती है, उन वॉइड्स के थ्रू पानी नीचे की तरफ मूव करता है। सोइल में पानी नीचे की तरफ मूव करता है। तो क्या सारा पानी नीचे मूव करता है, कुछ पानी वर्टिकली मूव करेगा और कुछ पानी इंक्लाइंड फ्लो करेगा। कुछ पानी वर्टिकली मूव करेगा और कुछ पानी इंक्लाइंड फ्लो करता है। ऐसा ही होता है, कुछ पानी वर्टिकली मूव करता है और कुछ पानी इंक्लाइंड फ्लो करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि पानी सरफेस से सब सरफेस में एंटर कर गया, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस टू द सब सरफेस। पानी की मूवमेंट सरफेस से सोइल के अंदर हुई है, सब सरफेस में हुई है, सरफेस के नीचे। तो पानी की जो मूवमेंट हुई सरफेस से सब सरफेस में, इस फिनोमिना को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, तो दिस इज द इनफिल्ट्रेशन फिनोमिना, कि पानी मूव कर रहा है सरफेस से सब सरफेस में, इनफिल्ट्रेशन हुआ। तो टर्म सुनते जाना यहां पे। पहली टर्म का नाम लिया इवेपोरेशन, दूसरी टर्म बताई मैंने प्रेसिपिटेशन, फिर इंटरसेप्शन, और अब बता रहा हूं इनफिल्ट्रेशन। अब ये जो पानी सरफेस से सब सरफेस में मूव हुआ, जो इनफिल्ट्रेशन हुआ, तो इस इनफिल्ट्रेटेड वाटर का क्या रहेगा। जैसे पानी आया, सोइल में पानी चला गया है। अब सोइल में जब पानी चला गया, तो उस पानी का होगा क्या, कि कुछ पानी जो है वो सोइल जो है कुछ पानी को तो होल्ड कर लेती है बाय फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, जिसको हम टेक्निकली फील्ड कैपेसिटी भी बोल देते हैं।
कि अगर पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा निकल कर आएगा, तो वो ज्यादा पानी को होल्ड कर पाएगी। यानी पानी नीचे मूव करना चाह रहा है ग्रेविटी की वजह से, बट वो सोइल उस कुछ पानी को अपने पास होल्ड करके रखती है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, जिसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं सोइल की, यहाँ पे इरिगेशन का टर्म है। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पानी सोइल में चला जा रहा है, तो उस इनफिल्ट्रेटेड वाटर का क्या है कि कुछ पानी नीचे मूव करेगा और नीचे प्रेजेंट होती है हमारी ग्राउंड वाटर टेबल, नीचे प्रेजेंट होती है हमारी ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये पानी जो नीचे मूव करके ग्राउंड वाटर टेबल तक जाके मिल गया है, तो जैसे ही इनफिल्ट्रेशन वाला पानी ग्राउंड वाटर टेबल तक मिला, इस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन। इस प्रोसेस को फिर नाम क्या दे देंगे, परकोलेशन। यानी इनफिल्ट्रेशन का वो अमाउंट, इनफिल्ट्रेटेड वाटर का वो अमाउंट जो ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल गया है और ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहा है, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज कर रहा है, इस प्रोसेस को बोल देते हैं परकोलेशन। और कुछ पानी जो है वो इंक्लाइंड फ्लो करता है हेड डिफरेंस की वजह से, एनर्जी डिफरेंस की वजह से कुछ पानी इंक्लाइंड फ्लो करता है। इंक्लाइंड फ्लो का मतलब एक्स में भी और वाई में भी, तो इंक्लाइंड फ्लो होगा। तो इंक्लाइंड फ्लो हो रहा है, तो ये जो पानी इंक्लाइंड फ्लो करता है सोइल में, इसको बोलते हैं सीपेज। इसको क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं। तो यहां पर टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी। तो हमने बताया कि यहां पर जब इनफिल्ट्रेशन हुआ, इनफिल्ट्रेशन का कुछ पानी, इनफिल्ट्रेटेड वाटर का सम पोर्शन ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर गोज डीपर इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल, दैट इज नोन एज द परकोलेशन, एंड सम अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर मूव्स इंक्लाइन डायरेक्शन, मूव्स इन इंक्लाइन डायरेक्शन, जिसको हमने नाम दिया है सीपेज। अब ये जो सीपेज है, ये जो सीपेज हुआ है, ये जो फ्लो करके जा रहा है पानी, अब ये जो इंक्लाइंड पानी फ्लो करेगा, ये आगे किसी ना किसी, या तो रिवर में किसी ना किसी वाटर बॉडी में आके मिल जाएगा, ये जैसे ये यहां पर दिखाया है कि ये दोबारा से मिल गया ओशंस के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर कोई वाटर बॉडी होगी तो सोइल में पानी मूव करता करता किसी ना किसी आगे वाटर बॉडी में आके मिल जाएगा। और ये जो पानी है परकोलेशन वाला, ये ग्राउंड वाटर टेबल तक चला गया। अब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो है हमारे पास, ये जो रॉक सरफेस रहती है, इम्परमेबल सरफेस रहती है, इसमें भी कुछ क्रैक्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, जिसको फिशर्स बोलते हैं। इनके अंदर जो क्रैक्स वगैरह है, इनको बोला जाता है फिशर्स, FISSUR। ये जो फिशर्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर पानी यहां तक भी परकोलेट कर गया, तो इस फिनोमिना को बोल देते हैं डीप परकोलेशन। दैट फिनोमिना इज नोन एज द डीप परकोलेशन। कि अगर ये उन इम्परमेबल सरफेस के जो रॉक्स के जो फिशर्स होते हैं, जो क्रैक्स वगैरह बने होते हैं, अगर वहां तक भी पानी अगर परकोलेट कर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फिर डीप परकोलेशन बोल देते हैं। फिर बाकी पानी का क्या, जो बाकी पानी है वो सरफेस पर फ्लो करेगा। तो जो पानी सरफेस पर फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर कि ये पानी अब सरफेस पे आया, तो पानी क्या कर रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है। तो जो पानी सरफेस पर फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं ड्रेनेज, या इसको बोल देते रन ऑफ, दैट नोन एज द रन ऑफ, या इसको आप बोल देते ड्रेनेज। अब ये जो पानी का फ्लो है, ये सरफेस पर भी हो सकता है और सरफेस के नीचे भी हो सकता है। अगर सरफेस के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, बारिश आई, बारिश की वजह से जैसे आपने देखा हुआ है सड़कों पे पानी फ्लो करके जा रहा है, तो सरफेस के ऊपर जो पानी फ्लो करके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रन ऑफ। और सरफेस के नीचे जो पानी फ्लो कर रहा है, जैसे अभी मैंने सीपेज बताया था, सरफेस के नीचे जो पानी फ्लो कर रहा है उसको बोल देते हैं सब सरफेस रन ऑफ। उसको क्या बोल देते हैं, सब सरफेस रन ऑफ। इट मींस ये जो सीपेज होता है, ये जो सीपेज होता है, ये क्या है, एक सब सरफेस रन ऑफ होता है। सीपेज क्या है, एक सब सरफेस रन ऑफ होता है। तो सीपेज को हम सब सरफेस रन ऑफ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर सब सरफेस रन ऑफ होगा। फर्दर बात करते हैं। अब यहां पर हमने बताया कि जैसे जैसे ओशन से पानी इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स की मूवमेंट हुई, लैंड पर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर कुछ पानी इंटरसेप्ट हुआ, कुछ पानी इनफिल्ट्रेट किया, इनफिल्ट्रेशन का कुछ पानी परकोलेट किया, डीप परकोलेशन हुआ, सीपेज हुआ, कुछ पानी सीप भी कर रहा है। तो ये जो पानी मूव कर रहा है, ये जो पानी मूव कर रहा है, रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ बोलो या सब सरफेस रन ऑफ बोलो, तो पानी फ्लो करता करता किसी न किसी वाटर बॉडी तक पहुंचेगा। वहां पर कोई लेक होगी तो लेक तक चला जाएगा, कोई रिवर वगैरह फ्लो कर रही होगी, उस रिवर में आके पानी फ्लो कर रिवर में चला जाएगा पानी। और ये सारी की सारी रिवर्स ओशंस में जाके मिल जा रही है बाद में। तो कहने का मतलब दोबारा से पानी ओशंस में आ गया। तो यहीं से ही पानी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और यहीं पर ही पानी आ गया है। दिस इज द साइकिल, दिस इज द वाटर साइकिल। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो इस वाटर साइकिल फिनोमिना से हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से पानी की मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से पानी की स्टोरेजेस हो रही है। अगर आप बोल रहे हैं सर यहां पर ग्राउंड वाटर कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये फिनोमिना है, यहां से आप बता सकते हैं कि इस प्रोसेस से हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर हमारे स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल।
अब इसमें एक टर्म और है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होगा कि यहां पर अब देखो ग्राउंड में पानी स्टोर हो गया, सोइल की फील्ड कैपेसिटी थी, उसने पानी को स्टोर कर लिया है। अभी जो वेजिटेशन वगैरह है इनको अपनी ग्रोथ के लिए सनलाइट तो चाहिए, साथ में इनको पानी भी चाहिए होता है। तो ये क्या करती हैं, सोइल में से पानी को यूटिलाइज करती हैं। और जब ये फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रही होती है तो पानी को जब यूटिलाइजेशन करेंगी तो कुछ पानी को यूज करेंगी, बाकी सारा पानी इवेपोरेट कर जाता है। तो इन प्लांट्स से जो पानी इवेपोरेट करेगा उस फिनोमेना को बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट से जो पानी इवेपोरेट करेगा इसको बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। जब पानी फ्लो करके आ रहा था तो कुछ ना कुछ पानी रास्ते में से क्या हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा। और कुछ ना कुछ पानी रास्ते में से इनफिल्ट्रेट भी हो रहा होगा। कुछ पानी इवेपोरेट भी हो रहा होगा और कुछ पानी इनफिल्ट्रेट भी हो रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो पहले तो मुझको यहां तक बता दो, ये सारी टर्म्स क्या हमें क्लियर होगी सबको? इसमें से कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिएगा। जो टर्म्स मैंने आपको बताई इन टर्म्स में किसी को कोई डाउट तो एक बार बता दो मुझे। क्लियर है सर। हाँ रोकी, सीपेट समझ आ गया? दोबारा से बताऊं? ओके। इंटरसेप्शन, सचिन शर्मा, इंटरसेप्शन हमने बताया कि जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद कुछ पानी घर की छतों पे रुक गया है। होता है ना सर कि घरों की छत पे पानी रुक जाता है। आप बोलोगे सर पानी रुकता तो नहीं है, हमने तो वर्टिकल पाइप लगाई हुई है, उस वर्टिकल पाइप से पानी फ्लो करके गटर में चला गया है। अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बस वो बोल रहा हूँ कि पानी आया, बारिश की पानी कुछ ना कुछ छतों पे रुक जाता है। ये जो आपने फीचर्स बनाए हुए हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे वेजिटेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल फीचर्स है हमने जो बनाए हुए इतने सारे फीचर्स, तो कुछ ना कुछ पानी उस सरफेस पर रुक जाता है ना। सारा पानी सरफेस के ऊपर कोई आ रहा है, इन फीचर्स के ऊपर जो पानी रुक गया है इस फिनोमेना को इंटरसेप्शन बोला गया है। कि द वाटर विच इज इंटरसेप्टेड बाय द फीचर्स, वो पानी जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है बाय द फीचर्स में। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रेवल ब्लॉक सेक्शन, ट्रेवल ब्लॉक सेक्शन इवेपोट्रांसपिरेशन बताएंगे अभी आपको। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन के मिक्सचर को ही बोलते हैं ग्राउंड वाटर आउटफ्लो। जिमी, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो की अगर बात करें, आपने एक टर्म देखी है ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, ठीक है? ग्राउंड वाटर आउटफ्लो का मतलब, आउटफ्लो का मतलब पानी बाहर आना, पानी बाहर आना। तो ये ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आप बाहर आ जा रहा है, और बाहर आके ये मूव, इसको जैसे इसको टेक्निकली अगर मैं बताऊं, वो नेचुरल प्रोसेस जिससे ग्राउंड वाटर बाहर आ जाता है इसको स्प्रिंग बोलते हैं। इसको स्प्रिंग, ये मैं आपको ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में क्लियर करूंगा टर्म्स, कि वो नेचुरल प्रोसेस जिससे ग्राउंड वाटर अपने आप ही बाहर आ जा रहा है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्रेविटी स्प्रिंग्स होते हैं, आर्टिशियन स्प्रिंग्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस आपको उतना ही टर्म्स बता रहा हूं जो हमारे लिए अभी सफिशियंट है, मतलब समझने के लिए। बाकी टाइम टू टाइम सारे टर्म्स सीखेंगे। जैसे इवेपो ट्रांसपिरेशन बताया आपने, पूछा, इवेपो ट्रांसपिरेशन भी मैं बताऊंगा। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बताया आपको, बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में जो जो मैंने आपको बताई चीजें यहाँ पर। तो ये सारे प्रोसेस हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन, अब ये चीज आपको समझ आ गई कि क्यों मैंने ये बात बताई है, बोली आपको कि ये वाटर साइकिल मान के चल रही है कि ओशन से स्टार्ट हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पहले बारिश हुई हो, उसके बाद ओशन वगैरह बने, उसके बाद ये प्रोसेस चला। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन करूं, क्या ये वाटर साइकिल कभी खत्म हो जाएगा? क्या ये कभी खत्म हो सकता है वाटर साइकिल? आप बोलोगे कभी नहीं होगा सर, क्योंकि इसको एनर्जी तो मिलती रहेगी और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। तो ये वाटर साइकिल कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो नेवर एंडिंग फिनोमिना है ये आपका, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फिनोमिना, राइट? चलो लिख लेते हैं एक दो पॉइंट्स इसके बारे में। तो दिस वाटर साइकिल इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग फिनोमिना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंड पॉइंट। तो इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या ये एंडिंग पॉइंट है। दिस इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इस पूरे वाटर साइकिल को समझने के लिए, अगर हम इसको समझे तो हमने इसको समझने के लिए इसको बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इस पूरे वाटर साइकिल को समझने के लिए हमने इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर टू डिविजन्स जिसमें हम इसको समझ सकते हैं। एक आता है एटमॉस्फेरिक डिवीजन, एक आता है सरफेस डिवीजन। और हर डिवीजन के अपने तीन कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। तो मैं लिखता भी रहूंगा और साथ साथ आपको समझाता भी रहूंगा। तो देयर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल।
देर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल, देर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल। देर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के यहां पर दो डिविजन्स निकल कर आते हैं। वन इज एटमॉस्फेरिक डिवीजन, एटमॉस्फेरिक डिवीजन, और सेकंड जो है वो है सरफेस डिवीजन। सेकंड है सरफेस डिवीजन। और सरफेस डिवीजन, सरफेस डिवीजन, ईच डिवीजन कंसिस्ट, इन दोनों डिवीजन में आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ईच डिवीजन कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट्स, इन दोनों डिवीजन में आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। थ्री कंपोनेंट्स, कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट्स, कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स? इसमें भी आपको तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे देखने को, इसमें भी आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ईच डिवीजन कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट्स: ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेरी स्टोरेज, चेंज ऑफ स्टेज। ट्रांसपोर्टेशन थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ स्टेट बोल दो, चेंज ऑफ फेज बोल दो, लिक्विड से गैसेस फेज में आना, लाइक दिस। चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ फेज। तो देयर आर टू डिवीजन ऑफ वाटर साइकिल, एटमॉस्फेरिक डिवीजन एंड सरफेस डिवीजन। हर डिवीजन के, ईच डिवीजन कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट। एटमॉस्फेरिक डिवीजन में भी तीन कंपोनेंट मिलेंगे, सरफेस डिवीजन के भी तीन कंपोनेंट: ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेरी स्टोरेज, चेंज ऑफ फेज। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक डिवीजन की। एटमॉस्फेरिक डिवीजन में ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या रहेगा, बताना जरा। एटमॉस्फेरिक डिवीजन को सिर्फ एटमॉस्फेरिक की बात करनी है, तो एटमॉस्फेरिक डिवीजन में ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या हो सकता है? अगर हम एटमॉस्फेरिक डिवीजन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो समझ आ रहा है आपको, पता है ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बट किसका? वेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक डिवीजन में हमने बताया तो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, बट किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? वेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। टेम्परेरी स्टोरेज, कि क्लाउड्स वगैरह बने, कुछ टाइम के लिए ही तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ है, परमानेंटली थोड़ी रहेगा, वो तो कंडेंस हो जाएगा या प्रेसिपिटेट हो जाएगा बाद में। तो टेम्परेरी स्टोरेज, हवा में या एटमॉस्फेयर में कुछ ही टाइम के लिए प्रेजेंट है, उसके बाद तो ये प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज है। और चेंज ऑफ स्टेज भी हुआ, जैसे वेपर से लिक्विड बना या लिक्विड से सॉलिड बना, फेज का चेंज भी आ रहा है, चेंज ऑफ स्टेज भी निकल कर आ रहा है, चेंज ऑफ फेज भी निकल कर आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक डिवीजन के अंदर तीन कंपोनेंट्स यहां पर मैंने बताए, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करो आप, सरफेस की बात करो। सरफेस डिवीजन में तीन कंपोनेंट है, टेम्परेरी, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करो। अब ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे सर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। रन ऑफ हो रहा है सर, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन। इनफिल्ट्रेशन बोल दो, रन ऑफ बोल दो, राइट, दिस इज द क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। इनफिल्ट्रेशन, सीपेज, पर्कुलेशन। उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे यहां पर हमारे सरफेस पर कुछ एक्सकावेटेड एरियाज होंगे, सम्प्स वगैरह होंगे, डिचेस वगैरह होंगी, कुछ एक्सकावेटेड एरियाज होंगे। तो वहां पर जाके पानी भी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बारिश आई, बारिश, कुछ पानी लेक में भी आएगा, रिवर में भी आएगा, कुछ वो जो सम्प्स वगैरह होते हैं, डिचेस वगैरह होते हैं, एक्सकावेटेड एरियाज होते हैं, वहां पर भी आगे पानी स्टोर हो जाएगा। तो वो डिप्रेशन स्टोरेज, वो स्टोरेजेस भी यहाँ पर होगी। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में पानी जाके स्टोर हो रहा है। तो टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंटली थोड़ी हो रही, टेम्परेरी स्टोरेज हो रहा है। तो टेम्परेरी स्टोरेज हुआ। उसके बाद तो यहां पर सरफेस डिवीजन में क्या क्या बोला हमने, कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ, टेम्परेरी स्टोरेज भी हुआ, और चेंज ऑफ स्टेज तो हो ही रहा है, कि पानी इवेपोरेट कर रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेज भी हो रहा है। तो यहां पर हमने बताया कि यहां पर देयर आर टू डिवीजन ऑफ वाटर साइकिल, एटमॉस्फेरिक डिवीजन एंड सरफेस डिवीजन। ईच डिवीजन कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट: ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेरी स्टोरेज एंड चेंज ऑफ फेज। ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, टेम्परेरी स्टोरेज भी होगा, चेंज ऑफ फेज भी होगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट के एग्जांपल अगर लिखूं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट के एग्जांपल क्या होंगे? ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे आपने बताया रन ऑफ, जैसे आप बोल सकते हैं इनफिल्ट्रेशन,
इनफिल्ट्रेशन, या इसी में आप ऐड ऑन कर सकते हैं सीपेज, क्योंकि इसी का पार्ट है। परकोलेशन, इसी का पार्ट है परकोलेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होना, ट्रांसपोर्ट हो गया ना पानी, तो इवेपोरेशन होना, या ट्रांसपिरेशन भी आप बोल सकते हैं। ट्रांसपिरेशन, इसके अंदर ना लिखो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नेक्स्ट में लिख देता हूं। इवेपोरेशन, फिर ट्रांसपिरेशन, फिर ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, राइट। और प्रेसिपिटेशन, मेन पॉइंट तो रह गया हमारा प्रेसिपिटेशन। भाई पानी आया भी तो सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से सरफेस पर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होना। तो ये हमारे क्या एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट के। स्टोरेज के, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, स्टोरेज ऑन सरफेसेस, सोइल मॉइस्चर्स। एग्जांपल ऑफ स्टोरेजेस, एग्जांपल ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट, एग्जांपल ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, सोइल मॉइस्चर, सोइल मॉइस्चर, सोइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर स्टोरेज हो गया, सोइल मॉइस्चर हो गया, या जो एक्सकेवेटेड एरियाज है वहां पर जाके पानी स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, स्टोरेज ऑन सरफेस, स्टोरेज ऑन सरफेस, स्टोरेज ऑन सरफेस, सरफेस के ब्रैकेट में लिख देते हैं रिवर, लेक, एक्सकावेटेड एरियाज, एक्सकावेटेड एरियाज, एक्सकावेटेड एरियाज। तो यहां पर जो पानी स्टोर हुआ, तो दिस इज द स्टोरेज। अब चेंज ऑफ स्टेज लिखने का तो जरूरत नहीं, चेंज ऑफ फेज तो यहीं से समझ आता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लाइक दिस। तो गैस से लिक्विड होना या लिक्विड से गैस में होना, दिस वन। तो दिस इज यस, सॉलिड से लिक्विड में होना, तो ये चेंज ऑफ फेज है। तो ये हमारे पास है। तो वाटर साइकिल के समझने के लिए हमने बोला है इसके दो डिवीजन है, तो देयर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल, तो देयर आर टू डिविजन्स ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमने बात करी है यहाँ पर, वो मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट, वैसे तो हमने डिटेल में हर एक चीज करनी है, पूरे हाइड्रोलॉजी में ये सारी टर्म्स सीखने वाले हैं हम लोग, तो एक एक टर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक एक टर्म को ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना, ये चैप्टर 1 था अपना, बेसिक था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 प्रेसिपिटेशन की। लेकिन एक दो मैं टर्म्स लिख देता हूं, क्योंकि टाइम आज की क्लास में नहीं हो पाएगा स्टार्ट, कल की क्लास में करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख देता हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे इनफिल्ट्रेशन, आगे सब डिटेल में होगा, ये कैसे मेजर करते हैं इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सब कुछ डिटेल में होगा। बस थोड़ा थोड़ा इनफिल्ट्रेशन बेसिक सा कर रहा हूं कवर में। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, इनफिल्ट्रेशन किसको बोल रहे हैं, इनफिल्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सब सरफेस, द मूवमेंट ऑफ द वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस, सरफेस से सब सरफेस में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द इनफिल्ट्रेशन, इसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर इसी में अगर हम बात करते हैं सीपेज की और परकोलेशन की, इफ, या इसे में नोट बना के लिख देते हैं, certain portion of, if certain portion of, if certain portion of infiltrated water, if certain portion of infiltrated water reach groundwater table, reach groundwater table, reach groundwater table, comma, then it is termed as
परकोलेशन, देन इट इज टर्म्ड एज परकोलेशन। तो इसको परकोलेशन बोलेंगे। इसी में लिख देता हूं आगे, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था। नोट का सेकंड पॉइंट, ऑल्सो इफ दिस वाटर रिच, या परकोलेट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इफ दिस वाटर परकोलेट टू फिशर्स, then it is termed as deep percolation, then it is termed as deep percolation। तो इसको बोला जाता है डीप परकोलेशन, देन इट इज टर्म्ड एज डीप परकोलेशन। सीपेज भी फिशर्स क्या होगा सर? हाँ भाई, किसी को डाउट है क्या कोई? सर फिशर्स क्या होगा? है, फिशर्स क्या होते हैं? फिशर्स बताया था, माइन्यूट जो क्रैक्स वगैरह होते हैं इम्परमेबल स्ट्राटा के अंदर, जो क्रैक्स, देखो ये रहा, ये देखो, ये इम्परमेबल सरफेस है, इसमें जो क्रैक्स वगैरह होते हैं इनको हम फिशर्स बोल देते हैं। क्रैक्स, फिशर्स, इनके लिए यूज किया जाता है। इम्परमेबल, तो फिशर्स को अगर मैं लिखूं, क्रैक्स ऑफ इम्परमेबल सरफेस, फिशर्स के नीचे ब्रैकेट में लिख दिया क्रैक्स इन इम्परमेबल सरफेस, इम्परमिएबल सरफेस। स्ट्राटा लिख दो, बेटर वर्ड है स्ट्राटा। क्रैक्स इन इम्परमेबल स्ट्राटा, उनके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं फिशर्स, क्रैक्स इन इम्परमेबल स्ट्राटा। तीसरा पॉइंट सीपेज, सीपेज थर्ड पॉइंट नोट का, सीपेज। Certain portion of infiltrated water moves under head difference in the soil, certain portion of certain portion certain portion of infiltrated water flows, मूव से अच्छा लिखेंगे फ्लो, क्योंकि फ्लो करते हैं, तो फ्लोज अंडर हेड डिफरेंस। सर्टेन पोर्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर फ्लो इन, किस में करता है? सोइल में। इन सोइल अंडर हेड डिफरेंस, इन सोइल अंडर हेड डिफरेंस, अंडर हेड, हेड का मतलब एनर्जी डिफरेंस, राइट? अंडर हेड डिफरेंस इंक्लाइंड फ्लो होता है, अंडर हेड डिफरेंस। जैसे यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और इसका वाई कंपोनेंट भी आएगा। तो सर्टेन पोर्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर फ्लोज इन सोइल अंडर हेड डिफरेंस, जैसे ये बताया मैंने, कि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। अंडर हेड डिफरेंस, अंडर हेड डिफरेंस, एंड इट इज टर्म्ड एज सीपेज, एंड इट इज टर्म्ड एज सीपेज, इट इज टर्म्ड एज सीपेज। इसको हमने नाम दे दिया सीपेज। ठीक है, बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दी जनरली जो कंफ्यूजिंग रहती है। बाकी तो सर ये इंटरसेप्शन क्या है, डिप्रेशन स्टोरेज क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ये पूरा डिटेल में चैप्टर है, एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस होगा, तो वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास, बाकी कल प्रेसिपिटेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार टॉपिक है, मैंने ऊपर ही लिख दिया था ये आपका, दिस इज योर 3 स्टार टॉपिक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। आज की क्लास में किसी और को कोई जानकारी चाहिए, कुछ डिस्कस करना, तो पूछ लीजिएगा मुझसे। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो, सीपेज की डेफिनेशन लिखनी। क्या बोल रहे हो? सर लास्ट स्लाइड दिखा देना एक बार। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जिम्मी, एस, एस का क्या मतलब है? इज सब सरफेस फ्लो एंड सीपेज सेम। हाँ, मैंने ये तो बताया था कि सब सरफेस फ्लो बोल दो या सीपेज बोल दो। इसके और भी नोमेनक्लेचर कई बार यूज करता है, प्रॉम्प्ट फ्लो, प्रॉम्प्ट का मतलब रैपिड होता है। तो आगे डिस्कस करेंगे सारे टर्म्स।
सर अंडर हेड डिफरेंस का मतलब क्या है? एनर्जी डिफरेंस, पानी मूव करता है ना एनर्जी डिफरेंस की वजह से। तो जब सोइल में पानी मूव करता है, सोइल के पास प्रेशर एनर्जी है, डेटम एनर्जी है, पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस बेसिकली। अगर क्योंकि सोइल में काइनेटिक हेड डिफरेंस जनरली नेग्लेक्ट करके चलते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, तो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली हम बात करते हैं पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस की वजह से पानी जब मूव करता है। डीप पर्कुलेशन बताना फिर से। डीप पर्कुलेशन आयुष, हमने बताया कि जब पानी इनफिल्ट्रेशन वाला जो पानी है वो मूव करके ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा, तो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल होती है, तो जब पानी मूव करके ग्राउंड वाटर टेबल तक जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं, अभी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनसैचुरेटेड जोन टू सैचुरेटेड जोन। अभी आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको सारी टर्म्स बाद में क्लियर करूंगा एक एक। तो जब पानी मूव करके नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा, तो हम इसको बोल देते हैं परकोलेशन। फिर उसी में अब क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स वगैरह है, उसके जो फिशर्स जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, अगर पानी वहां तक भी परकोलेट कर गया, वहां तक भी पहुंच गया, तब हम बोल देते हैं डीप परकोलेशन, कि काफी डीप परकोलेशन हुआ है। ठीक है ना। तो अभी टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा एंटर नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिंग क्योंकि अभी उतनी नॉलेज नहीं है चीजों की। धीरे धीरे सीखेंगे, सारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी इन्हीं को भी टेक्निकली और कैसे प्योरीफाई करके हम बोल सकते हैं, वो चीजें आपको बाद में समझ आएंगी। अभी इस बस सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा बेस समझ लो आप, ताकि हम चीजों को समझ सके और आगे आगे धीरे धीरे सीखते जाए नए टर्म्स। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एवरीवन।